साथ लगती पंचायत के हमारे विधायक सम्मानित सुरेश कुमार जी, हमारे इस क्षेत्र के प्रत्याशी पुष्पिंदर वर्मा जी, हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जी जो चेयरमैन है कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के, हमारे राजकुमार जी एआईसीसी के ऑब्जर्वर, ग्राम पंचायत पांडवी की प्रधान मधुबाला जी, उप प्रधान सुनील कुमार काड़ू जी, काड़ू ही बोलना देना, छोटे ना दे रखे होना, लिया मिंजो भी बोल दे तो अंजो काड़ू हो। ग्राम पंचायत उप प्रधान रंजीत सिंह ठाकुर जी, करमचंद जसवाल एडवोकेट जी, कंचन ठाकुर जी, टोनी ठाकुर जी, सभी सम्मानित पंचायत के हमारे प्रतिनिधि, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 18 महीने पहले हमीरपुर जिला को फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार फिर हमीरपुर जिला से मुख्यमंत्री बनने का मौका हमीरपुर जिला को मिला। इससे पहले पहला मौका प्रेम कुमार धूमल जी को मिला और पहली बार जब हमीरपुर से धूमल साहब को मौका मिला, आपने उनको दूसरी बार भी मौका दिया। पिछले चुनावों में उनका नाम घोषित होने के बावजूद भी सुजानपुर की जनता ने उन्हें चुनाव में शिकस्त दी और हमीरपुर ने दोबारा से मुख्यमंत्री को दिया। ये हमीरपुर जिला की भाग्य ही होगा कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने 75 साल में निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री बनाया, और भी हमीरपुर जिले का बनाया। मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे यहां से 3 विधायक बनकर गए, 14 महीने मुझसे लगातार काम करवाते रहे और मेरा घर था, काम में कोई कमी मैंने आने नहीं दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ के पीछे और हमीरपुर जिला के पीछे वो हमीरपुर जिला के लोगों को भी और हमारी सरकार को भी धोखा दे रहे हैं। काम मुझसे करवा रहे थे और पीठ के बीच राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे थे। सरकार गिराने का राजनीतिक षड्यंत्र इन लोगों ने किया। 2 उपचुनाव हुए। एक उपचुनाव में सुजानपुर की जनता ने जो चुनकर गए थे यहां से, उसको सबक सिखाया। मैं रंजीत राणा जी का नाम लेना भूल गया, माफी चाहूंगा, इस लिस्ट में नहीं था, अभी बोलते। दूसरा उपचुनाव थोड़े वोटों से किसी न किसी रूम में वो हम जीत नहीं पाए। अब ये चुनाव जो यहाँ हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का होने जा रहा है, ये एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। वो कैसे? हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने 2022 में ना कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला, ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उस समय यह फैसला किया कि आजाद प्रत्याशी को वोट डालते हैं। पता नहीं
किसकी सरकार बननी है, और आजाद प्रत्याशी होकर जिसकी भी सरकार बनेगी उससे हमारे काम करवाएगा। होना भी ऐसे चाहिए था। और जो यहां से आजाद प्रत्याशी चुनकर के अब मेरे साथ लगती विधानसभा और मेरे क्षेत्र के थे, तो मैंने उसमें काम में भी कोई कमी नहीं रखी। पिछले 10 साल से हमीरपुर के बस स्टैंड का कोई काम शुरू नहीं हो रहा था। मैंने बजट देकर उसमें 10 साल के जो काम था शुरू नहीं हुआ था। धूमल साहब के समय से शिलान्यास हुआ था। 5 साल जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी, एक पैसा तक नहीं मिला। और जो भारतीय जनता पार्टी के यहां से चुनकर विधायक गए, किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। जो प्रदेश मुख्यमंत्री, जो जिला मुख्यमंत्री देता हो, वहां से किसी मंत्रिमंडल के सदस्य को पिछले 5 साल में कोई जगह नहीं मिली। बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस में यहां लेकर आया, ट्रांसपोर्ट के अपीलेट अथॉरिटी, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितने भी केसेस होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित, उसका पूरे राज्य का ऑफिस में यहां लेकर आया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस नहीं है यहाँ, वो भी मैं यहां लेकर आया। गांधी चौक की तस्वीर बदल रहे हैं, शिक्षा संस्थानों की हम तस्वीर बदल रहे हैं, सारी सड़कों को हम डबल लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो जिला है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है, राजनीतिक क्षेत्र में भी अव्वल है, लेकिन उन्हें आने वाले समय में हमें पूरे प्रदेश में हमीरपुर के साथ पूरे प्रदेश का विकास करवाना है। लेकिन उस जिला के 3 लोग अपने जिला के मुख्यमंत्री को के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं और उसकी कुर्सी को गिराने की कोशिश करते हैं, जिसमें इस क्षेत्र का चुना हुआ आजाद प्रत्याशी, जिसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हो चुका है, वो उसका मेन सूत्रधार था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो जुलाई से इस कार्य में लगा हुआ था। मैंने कहा हम एक ही जिला के हैं, लेकिन उनकी रुचि किसी और में थी। मैं 14 महीने में डॉक्टर साहब, जब जुलाई में उसने हमारा साथ छोड़ना शुरू किया, मैंने डॉक्टर पुष्पिंदर जी को कहा कि आप जनता की सेवा में लोगों लगे रहो, ये जनता की सेवा में लगे रहे। विडम्बना देखिए, वो मेरे पास किस काम के लिए आते थे और जिस काम को मैंने इनकार कर दिया। वो कहते थे कि मैं ठेकेदार हूं, मुझे ठेके भी चाहिए, इलेक्शन के टाइम में बहुत खर्चा होता है। बीजेपी के समय में उसने 50 करोड़ के ठेके लिए, और जब विधायक बना 1 साल में 14 महीने में, जब मैंने कहा कि आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, पैसा जिंदगी भर साथ नहीं जाता, लेकिन नियत में लालच था। 135 करोड़ रुपए के खर्चे विधायक बनने के बाद उसने लिए। 135 करोड़ रुपए के टेंडर ठेके उसने इन 14 महीनों में लिए। वो टेंडर ही भरते रहे और आपके पास आकर कहते रहे कि मेरा मुख्यमंत्री जी काम नहीं करते। पहली रैली मैंने उनकी एड्रेस की, सारे कामों को मैंने गिनाया, लेकिन वो हमें ही धोखा देते रहे। ये पता मुझे तब लगा जब वो पार्टी छोड़कर, पार्टी तो थी नहीं उनकी, वो तो आजाद थे, जब वो 1 महीना हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए, बाहर ही घूमते रहे। मैंने पूछा कि उनका कौन है इतने, तो पता लगा डिपार्टमेंट से
कि सर वो तो फोन करके टेंडर लेते थे, 135 करोड़ रुपए के टेंडर ले चुके हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। आप आरटीआई डाल सकते हैं। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं लगा। कहते नहीं, उनका पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ था। वो ठीक है ठेकेदारी कर रहे होंगे, लेकिन क्या ठेकेदारी वो पहले भी करते होंगे। सत्ता में रहकर जो काम पहले वो 5 करोड़ का करते थे, 135 करोड़ तक का पहुंच गए। ये उन्होंने विधायकी बनने के बाद पहला अपना कार्य किया। चलो किया। फिर देखिए, आपने उनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा। 5 साल वास्ते चुनी के भेजा तू सांसद। 5 साल के बाद चुनकर भेजा। और आप ये बताइए कि 5 साल के लिए आपने जब 2022 से 27 तक चुनने के लिए भेजा, तो इस विधानसभा क्षेत्र में हमीरपुर में दोबारा उपचुनाव क्यों हो रहा है? यह आपको उनसे पूछना है। आप तो किसी पार्टी के साथ नहीं थे। अगर कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया तो आप बीजेपी के साथ जा सकते थे, क्योंकि आप आजाद प्रत्याशी है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। और हमारी सरकार पूरे बहुमत की सरकार बन चुकी है। अगले 3.5 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी। पिछले उपचुनावों में जहां में 34 से 35 सीटें थी, हिमाचल की जनता ने 38 सीटें जिताकर हमें आशीर्वाद दिया और कहा कि अगले 3.5 साल तक आपकी सरकार रहेगी। जब 3.5 साल तक हमारी सरकार ने रहना है, तो आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो? आप बीजेपी के साथ ही वैसे ही विपक्ष में बैठ जाइए। ये उपचुनाव की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इस्तीफे के लिए विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। पांडवी पंचायत के समस्याओं को लेकर धरने में बैठते, हमीरपुर विधानसभा की क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धरने में बैठते, तो भी बात बनती। लेकिन किसके लिए धरने में बैठे? कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो, आजाद प्रत्याशी। और यही नहीं, ये भी इतिहास की पहली ऐसी घटना होगी जब से देश आजाद हुआ है। हाई कोर्ट में गए, कहने लगे कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। हाई कोर्ट में हमीरपुर के लोग अपने विकास कार्यों के लिए कई बार रिट करते हैं। आपके इस क्षेत्र से चुने हुए आजाद प्रत्याशी हाई कोर्ट में किस लिए गए? अपना इस्तीफा स्वीकार करो। अब ये बताइए कि ये कारण क्या है कि क्यों ऐसा कह रहे थे? ये तो आजाद थे। और अगर जीत भी गए तो भी तो आप बीजेपी के साथ बैठोगे। आजाद रहकर भी आप बीजेपी के साथ बैठेंगे। सरकार तो 3.5 साल काम कांग्रेस की रहेगी। कौन आपके काम करवाएगा? ये सिर्फ जनता को ठगने के लिए और सोचकर ये कि जनता तो हमारी जेब में है, वो इस प्रकार का नाटक रच रहे हैं। पूछना जाना चाहिए आपको कि आप तो आजाद थे, कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी के साथ बैठ के आप इस्तीफा स्वीकार करने के लिए धरने और हाई कोर्ट में क्यों गए? सोचो, बूझो, क्यों गए और जानो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये जो उपचुनाव में हो रहे हैं, इसमें सरकार बनाने के लिए उपचुनाव नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए उपचुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो उपचुनाव हो रहा है,
वो हमीरपुर की जनता को ये सोचना है, ये आजाद भारत की पहली ऐसी घटना है जिसमें यह सोचना है कि आजाद विधायक इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। वो एक पहेली है ना, बूझो और जानो। आप भी बूझो, अंत में मैं बताऊंगा क्यों दे रहे हैं। तब तक आप बूझते रहो कि आजाद प्रत्याशी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। पहली विचित्र घटना है, और आज ये सोचते हैं कि हम दोबारा 3.5 साल के लिए जाएंगे और दोबारा उनसे कहेंगे हम इस्तीफा देके आए हैं, हम शहीद होकर आए। आप में से कोई पूछा और जाना तो बताओ, मैं बताता हूं। जो लालची आदमी होता है, जो धनवान होता है ना, जब पैसे आते हैं तो उसमें लालच बढ़ जाता है और नियत में खोट हो जाता है। जे नियत ही खराब होगी तो सेवा क्या करगा से सेवा नहीं करगा। से चुनावों से पहले आकर ये सोचता है कि मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं हर वोटर के पास जाऊंगा, जिसके 10 वोटर होंगे 20,000 रुपया दूंगा, 50,000 रुपया दूंगा और पैसे के दम से मैं दोबारा विधायक बन जाऊंगा। हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे हैं, जे पैसे देंगे भी से अभी तो अड़े ही पैसे है, आपकी संपदा को लूटा है तो आपने उससे डबल पैसे लेने हैं। फोन भी करना कि दिया समझो, क्योंकि वो आपके पैसे हैं। साहब बैंक का जमा नहीं होने, जे बैंक का जमा होए तो असा 1 मिनट च पकड़ी लेना है। साहब मंडने वास्ते ही है, नींद नहीं आनी, सिर्फ चौकीदारी करते रहते, पता नहीं साड़ा पैसा हाय पैसा दिया विधायक चुनी के तुसा आजाद भेजिया। हमारी सरकार ने भी खोजबीन की कि इन्होंने इस्तीफा होकर भी बैठ सकते थे, तो सूत्रों से हमें पता चला कि इन्होंने इस्तीफा एक सौदेबाजी के तहत दिया। डील हुई तब वो जल्दी जल्दी धरने दे रहे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं। वो शायद दूसरी की शरणा, हमने भी बॉर्डर सील किए हुए हैं। और सोचते हैं कि जनता को हम बेवकूफ बना लेंगे। 18 महीने पहले हमारी सरकार, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस राजनीतिक बुराई का अंत करने के लिए। जिन 6 विधायक मुख्यमंत्री बनते हैं, चाहिए सेवा भाव होना चाहिए। ये जिस प्रकार के राजनीति की शुरुआत इस प्रदेश में हुई है, मेरा यह भी दायित्व बनता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उस राजनीतिक बुराई का अंत होना चाहिए। मैं पिछले कल नारागढ़ था, देरा था, आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूं। 18 महीने पहले हमारी सरकार बनी, प्रदेश का आर्थिक खजाना खाली हो चुका था। प्रदेश चलाने के लिए महीने से भी कम पैसे खर्चा खजाने में था। चाहता तो जयराम ठाकुर जी की तरह रूटीन सरकार चला सकता था। मैंने फैसले किए, मैंने जनता से जुड़े फैसले किए, क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने 40 साल में एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, आप जैसे परिवार से निकला हुआ व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। दर्द जानता था, दुख को बांटना जानता था। पैसा नहीं खजाने में, हमारे फैसलों से खजाने में धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए और 1 साल बाद मैंने जब अधिकारियों की बैठक ली, उन चोर दरवाजों को बंद करने के बाद अधिकारियों ने मुझे बताया
2200 करोड़ रुपए का राजस्व हमने एक साल में इकट्ठा किया। चुनावों से पहले घोषणा होती थी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 600 संस्थान खोल दिए, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की, हमने उस परंपरा को बदला। अधिकारी हमें कहते थे, ये जो आपने 14 महीने में 2200 करोड़ रुपया कमाया है, ये 2027 में बांटना। मैंने कहा नहीं, सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देनी होगी तो आप 2026 में बांटना, ताकि विधानसभा चुनावों में उसका राजनीतिक लाभ हो। मैंने कहा मैं राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति करने नहीं आया हूं, हमारे मन में दर्द है और हमने पहले ही कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। अनाथ बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं था, उनकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा, उनकी हॉस्टल का खर्चा कौन उठाएगा। हमारी सरकार ने 4000 बना अनाथ बच्चों के लिए, सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, जिसके माँ बाप नहीं रहते उस बच्चे के दिल पर क्या पीड़ा होती होगी, हमने उसके दर्द को बांटा। आज 4000 बच्चे हमारी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का लाभ उठा रहे हैं। यही नहीं, पटवारी के पास जाते जाते आपके जूते गिर जाते थे, आपका इंतकाल नहीं होता था। 3 महीने में हमने 1 लाख इंतकाल किया, राजस्व कानून बदल दिए। पहले आप पटवारी के पीछे जाते थे, पटवारी आपको फोन करके कह रहे हैं कि आप अपना इंतकाल करवाने आइए, ये हमने बदलाव किया। दूसरे बजट में हमने हमारी जो विधवा बहनें हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, मेहनत करके विधवा बहन हमारी अपने बच्चों को पढ़ाई करती है। हमारी सरकार ने फैसला किया कि दूसरे बजट में विधवा बहनों के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा, चाहे डॉक्टर बन रही है चाहे इंजीनियर बन रही है, और हॉस्टल का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। मनरेगा की दिहाड़ी को 240 से बढ़ाकर 300 रुपया हमने किया, किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने 18 महीने में काम किया। और देखिए, किसान को हमने कहा कि 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकार गाय का दूध खरीदेगी, 55 रुपए लीटर के हिसाब से सरकार भैंस का दूध खरीदेगी। गाय और भैंस के दूध गोबर से जो लोग खरीदेगी गेहूं को, और 30 रुपए किलो खरीदेगी मक्की को, पर उसमें यूरिया का प्रयोग ना हो। धीरे धीरे ये योजनाएं गांव की आर्थिक समृद्धि को वृद्धि लाएगी। 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, बीमारी होती थी, पेन किलर लेते थे, पेन किलर से दर्द तो दूर हो जाता था, लेकिन बीमारी बढ़ जाती थी, कुड़ कर जीवन जीते थे। हमने उनके लिए 25 लाख रुपए की मुफ्त इलाज योजना लेकर हम आपके लिए आए। ये 18 महीने की सरकार का काम है। ये योजनाएं चुनावों से पहले आती थी, लेकिन हम आपको इन्हीं 18 महीनों में देने जा रहे हैं। विधवा बहनें बहुत गरीब है, हमने उसकी आय की सीमा को भी बढ़ाया, 2.5 लाख किया, उसको हम 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए देने जा रहे हैं। प्रदेश में भयंकर आपदा आई, केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की, हमने उस आपदा में जनता के साथ खड़े हुए। रात का खाना खाने के बाद कुछ ही पलों में जब पानी आया, पक्का घर बह गया, उस परिवार का कुछ नहीं बचा, सिर्फ खाना खाने के कुछ ही पलों में सड़कों पर आ गया वो परिवार। बड़ी मुश्किल से एक पक्का घर बनता था, पाई पाई जोड़कर पक्का घर बनता है हिमाचल प्रदेश में। हम आम परिवार के लोग हैं, जानते हैं इस बात को। मैं अधिकारियों के पास जाता था, कहते थे कच्चे मकान को नुकसान होगा 4000 रुपये मिलेगा, पक्के मकान को नुकसान होगा 5000 रुपये मिलेगा। हमने उस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख किया, और मैंने कहा कि 1.5 लाख रुपए में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी का पक्का घर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कानून है, नियम है,
मैंने आपदा प्रभावित जनता के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया और 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर वो सहायता को 7 लाख रुपए किया। मेरे पास कोई मांगने नहीं आया ये योजनाओं के लिए कि किसी ने मुझसे कहा कि मुझे ये योजनाएं मिलनी चाहिए। ये एक पीड़ा, एक दर्द मैं जानता था, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक उठक बैठक इस क्षेत्र के विधायक ने की है, उसको सबक सिखाने का वक्त 10 जुलाई को आया है। आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। 10 जुलाई को आप लोगों को उसको सबक सिखाना है। ये कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं होने जा रहा, ये बुराई के अंत के लिए चुनाव होने जा रहा है। इस बुराई का अंत इस 10 जुलाई में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आपने करना है। ये वो लोग हैं जो आपका वोट जीतकर विधायक बनते हैं और फिर राजनीतिक मंडी में बिकता है। ये वो लोग हैं जो अपने लालच के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। पूछो कि 3.5 साल बाद क्यों आप दोबारा उसी वोट को लेने आ रहे हैं। अहंकार है, घमंड है कि 3.5 साल बाद जिस जनता ने मुझे जिताकर भेजा था वो दोबारा से मुझे जिताकर भेजेगी, क्योंकि जनता तो मेरे कहने के अनुसार चलती है, मेरे पैसे के आधार पर चलती है। ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना है। तो आप क्या सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ सारे। पक्का सिखाएंगे? ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाओ। अगर ऐसा व्यक्ति द्वारा विधानसभा में पहुंचे, उसकी नीयत कभी साफ नहीं होगी। वो लालच में फंसता हुआ धंसता जाएगा। लालच भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो आपकी संपदा को लूटेगा। क्रैशर लगाए हैं, उस संपदा को लूट रहा है। खड्डे खाली होगी, सफेद पत्थर नजर नहीं आता, अंधा कुती नजर से कूदेंगे। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, आपने इस लड़ाई को जीतना है और इस राजनीतिक बुराई का अंत करना है, ताकि हजारों साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद होता है तो हिंदुस्तान की जनता को कोई सबसे बड़ा अधिकार मिलता है, वो वोट का अधिकार है। वोट का, ये वोट की ताकत है जो हमें मुख्यमंत्री, मंत्री जी, विधायकों को आपके सामने खींच कर लाती है। अगर ये वोट की ताकत कमजोर हो जाएगी तो आपके पास कोई नहीं आएगा। इस वोट की ताकत के लिए इस राजनीतिक बुराई का अंत करना है। जो ये सोचते हैं कि हम तो आजाद थे, 1.5 साल में अपना इस्तीफा स्वीकार करके दोबारा हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे और दोबारा कहेंगे कि 3.5 साल के लिए हमें फिर से वोट डालिए। सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी के कमल को खरीद कर आप ये चुनाव लड़ रहे जा रहे हैं। ईमानदार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उनके मन में भी पीड़ा हुई जब ऐसा लालची आदमी जिसने कमल खरीदा है और अब उसको लेकर आपके पास आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप 10 जुलाई को सबक सिखाना पड़ेगा आपको। ये लड़ाई कोई सरकार की नहीं है, जनता की है। ये ईमानदारी और बेईमानी के बीच की लड़ाई है। ये सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है। सच और झूठ के बीच की लड़ाई है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं। सच और झूठ की लड़ाई में झूठ बार बार सच से टकराता है, लेकिन जीत किसकी होती है? सच्चाई की होती है। ईमानदारी और बेईमानी के बीच भी टकराव होता है। बेईमान बहुरूपिया बनकर बार बार ईमानदार के सामने खड़ा होता है। जीत ईमानदारी की होती है। हमने आपके सामने एक ईमानदार प्रत्याशी, जो हमारा प्रत्याशी है, मेरा प्रत्याशी है, डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी को आपके सामने खड़ा किया है। ये आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। जो ये कहेंगे उसको पूर्ण रूप से अक्षर
हम लागू करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। पर इस लड़ाई में पुष्पिंदर वर्मा जी को तो आप वोट डालोगे ही, लेकिन इस लड़ाई में आपको जीतना है, आपको जनता जीतना चाहिए, जनता को जीतना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा। और जब जनता जीतती है तो जनबल जीतेगा, और जनबल को ही जीतना पड़ेगा, धनबल को जनबल धनबल दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, जनबल धनबल। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैंने एक अपनी बहनें इतनी आई है, मैंने उस समय भी भाषण में कहा, कई बार मैंने कहा, जयराम ठाकुर जी ने फटाफट जाके चुनाव आयोग के पास हमारी 18 साल से ऊपर की बेटी और बहनों के 1500 रुकवा दी। मैं लोकसभा चुनाव में बार बार कहता था, मैं अपनी बहनों को आश्वासन देना चाहता हूं, अप्रैल के 1500 रुपया, मई के 1500 रुपया भी हम आपके खाते में डालेंगे। और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1000 लोगों के खाते में 3000 रुपया आ चुका है। उसमें कुछ आपकी पंचायत में भी आ चुका होगा, क्योंकि पहले जो 16 मार्च से पहले के फॉर्म थे उनकी स्क्रूटनी हुई है। हमने अपना वादा पूरा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये जो बिका हुआ कमल खरीदकर प्रत्याशी आया है, जिसने अपनी आजाद विधायकी को बेचा, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसको सबक सिखाने का वक्त है। पक्का सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? मंदिर में बैठे हो पक्का किला मंदिर के ऊपर में मैं भी मत्था टेकी के आएगा। जो सबक सिखाना चाहता है और पुष्पिंदर वर्मा जी को जिताना चाहता है, हाथ खड़ा करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।